नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताता हूं आज क्या है आपके लिए खास। सबसे पहले मोदी और पुतिन की खास मुलाकात की बात करेंगे। दो वर्ल्ड लीडर ने कैसे एक साथ कार में सफर किया और क्या खास बात हुई दोनों के बीच। साथ ही आपको बताएंगे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की जग हंसाई हो गई। चीन दौरे पर शहबाज ने ऐसा क्या किया जो पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ रहा है। इसके बाद बताएंगे क्यों ट्रंप के सुर बदलने लगे। चीन में मोदी और पुतिन को देखकर, मजबूत दोस्ती देखकर अमेरिका की भाषा बदल गई है। क्यों ट्रंप सफाई देने लगे। अगली बड़ी खबर जिस पर आप बात करेंगे मराठा आंदोलन की। कैसे मुंबई लॉक हो गई है, प्रदर्शनकारियों ने कहा तोड़फोड़ की और कोर्ट ने मराठा आंदोलन पर क्या कहा है। फिर बात होगी राहुल गांधी के एक और बड़े दावे की। राहुल गांधी ने कहा एटम बम के बाद अब वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। आखिर क्या खुलासा करने वाले राहुल गांधी और उसमें कितना दम है। शो के आखिर में बात होगी जलजले से कैसे कांप उठा अफगानिस्तान। भूकंप से अफगानिस्तान में 800 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। तबाही के बीच भारत कैसे अफगानिस्तान की मदद को सामने आया, ये सब आपको दिखाएंगे, तफसील से बात करेंगे इस पर। आइए शुरू करें उससे पहले हेडलाइन। एससीओ समिट में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई। साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई। सदस्य देश बोले पहलगाम के साजिशकर्ताओं को सजा दिलाना जरूरी। समिट में शामिल होने के बाद दिल्ली के लिए मोदी रवाना हो गए। चीन में मोदी पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पुतिन बोले प्रिय दोस्त, तो मोदी ने कहा मुश्किल वक्त का साथी। पीएम मोदी यूक्रेन में शांति के प्रयासों को जरूरी बताया। राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी को लेकर अब हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात की है। बीजेपी बोली इसका चुनाव से क्या लेना देना। लोकसभा के नेता विपक्ष अपने पद की गरिमा गिरा रहे हैं। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की 3 सितंबर को बड़ी बैठक। दिल्ली में अमित शाह के घर पर होगी मीटिंग। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर होगा मंथन। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। 1 सितंबर के बाद भी वोटर लिस्ट में सुधार पर रोक नहीं होगी। जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है उनकी मदद के लिए वॉलंटियर्स नियुक्त होंगे। मराठा आरक्षण आंदोलन से मुंबई हो गई जाम। हाईकोर्ट ने आंदोलन पर चिंता जताई। मंगलवार दोपहर तक सभी सड़कें खाली कराने को कहा है। आंदोलन के चौथे दिन आज मनोज जरांगे ने पानी भी छोड़ दिया है पीना। प्रधानमंत्री मोदी पर गाली को लेकर रांची में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद दिल्ली पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सरकार ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। गणेश चतुर्थी के मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में लाल बाग के राजा के दर्शन किए, पूजा अर्चना भी की। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही हुई। 800 लोगों की मौत हो गई है। 2500 लोग घायल हुए। राहत बचाव का काम जारी। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है दुनिया ने देखी मोदी पुतिन की यारी। जी हां, जिस तस्वीर का सबको इंतजार था वो तस्वीर आज सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में पहुंचे। प्रधानमंत्री की गाड़ी रुकी है, भारत का झंडा उनकी गाड़ी पर था। पीएम मोदी पहुंचे समिट के लिए। अगली तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ समिट में पुतिन मिले। पीएम मोदी ने पुतिन का हाथ पकड़ा है। देखिए जरा, ग्लोबल लीडरशिप में बॉडी लैंग्वेज के बहुत मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन, जिनपिंग एक साथ खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं। इन तस्वीरों पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर थी। ये जो बातचीत आप देख रहे हैं इससे पता चल रहा है किस तरह से इक्वेशन बन रहे हैं, कैसे वर्ल्ड ऑर्डर बन रहे हैं और समीकरण बदल गए। देखिए पीएम मोदी और पुतिन का हाथ, एक दूसरे ने हाथ पकड़ रखा है। पीएम मोदी हाथ पकड़कर जिनपिंग तक ले गए, हाथ बढ़ाकर जिनपिंग से हाथ मिलाया
और काफी देर तक तीनों बात करते रहे। साफ पता चल रहा है तीनों नेताओं की केमिस्ट्री क्या है, तीनों नेताओं की बॉन्डिंग क्या है, और यही केमिस्ट्री और बॉन्डिंग अमेरिका के गले नहीं उतर रही। ट्रंप को अच्छी नहीं लग रही। आपको बताऊंगा ट्रंप क्या कह रहे हैं ये तस्वीरें देखने के बाद। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, उसके बाद एक और तस्वीर सामने आई जब पीएम मोदी ने पुतिन और जिनपिंग का हाथ पकड़ा है और काफी देर तक बात करते रहे। संभव है इस तरह की बातचीत में हर तरह की बात होती है। दुनिया में क्या हालात हैं, ट्रंप ने एक के बाद एक टैरिफ दुनिया के देशों पर थोपा है, उसके बाद ये बड़ी मुलाकात हो रही है। इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप की नजर थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के करीबी की आज फजीहत हुई है। यह तस्वीर देखिए जरा, मोदी और पुतिन जा रहे थे, मोदी पुतिन जा रहे हैं और शहबाज शरीफ की देखिए नजर मोदी और पुतिन पर। आगे बढ़े तो देखिए फिर भी नजर मोदी पुतिन पर, शहबाज शरीफ की, और उसके बाद दोनों नेता निकल गए। शहबाज शरीफ पहुंचे एससीओ में, लेकिन देखिए ना मोदी ने बात की ना पुतिन ने बात की। शहबाज शरीफ को बेशक उनकी बेचारगी नजर आ रही है, उनकी मजबूरी नजर आ रही है। इस तस्वीर में मोदी पुतिन की तरफ देख रहे हैं वो, और जब वो आगे बढ़े तब भी उनकी नजर मोदी पुतिन पर ही है। अब सोचिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे, आपको जानकर ताज्जुब होगा। देखिए क्या लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप गुड नाइट लिख रहे थे, यानी तस्वीरें देखने के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने गुड नाइट लिखा है। पूरी दुनिया में मोदी पुतिन की मुलाकात की चर्चा है। दोनों वर्ल्ड लीडर किस गर्मजोशी से मिले और कैसे कार डिप्लोमेसी से नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने लगे हैं। एक तरफ चीन में मोदी पुतिन मिले, दोस्ती मजबूत की, तो दूसरी ओर शाहबाज मुंह ताकते रह गए। मोदी और पुतिन ने हाथ मिलाना तो दूर, शाहबाज की तरफ देखा तक नहीं। मोदी की पुतिन और जिनपिंग से मजबूत दोस्ती देखकर ट्रंप की भाषा भी बदल गई है। टैरिफ पर सफाई देने लगे हैं और उनके मंत्री फिर भारत की तारीफ में उतर आए हैं। और आइए अब मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की सबसे दमदार तस्वीर जो आई है वो देखिए जरा। यह है सबसे दमदार तस्वीर जिसमें मोदी और पुतिन नजर आ रहे हैं एक कार में, एक कार में नजर आ रहे हैं मोदी पुतिन। ये जो तस्वीर है ये डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे थे, ये यारी की तस्वीर है। एक गाड़ी में, ये वो गाड़ी है जो पुतिन खुद रूस से लेकर आए हैं। इस गाड़ी में लंबी बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बताऊं कि पुतिन ने मोदी से इस गाड़ी में क्या बात की है, मोदी ने पुतिन से इस गाड़ी में क्या बात की है। देखिए गाड़ी आ गई, गाड़ी में देखिए पीछे की सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं, उनके ठीक बगल में पुतिन बैठे हुए हैं, यही वो कार है। ट्रंप धमकाते रहे कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, दबाव बढ़ाने के लिए भारत पर सोचिए 50% टैरिफ लगा दिया। मोदी पुतिन ने इसका जवाब दिया ड्राइव डिप्लोमेसी से। मतलब दोनों ने साथ में कार में सफर किया और लंबी बातचीत की। पूरी दुनिया में मोदी पुतिन के साथ में कार सवारी की इस वक्त चर्चा हो रही है। चारों तरफ सोशल मीडिया पर दुनिया के नेता बात कर रहे हैं। एससीओ समिट के दौरान यह तस्वीर सामने आई। औपचारिक बातचीत के लिए जाने से पहले पुतिन ने प्रस्ताव रखा, खास दोस्त मोदी के साथ कार में बैठकर मीटिंग में जाने की इच्छा जताई। इसके बाद पुतिन करीब 10 मिनट तक मोदी का इंतजार करते रहे। सोचिए गाड़ी के अंदर बैठकर पुतिन 10 मिनट इंतजार करते रहे। फिर दोनों नेता इस औरस कार में सवार हुए और फिर बैठक स्थल के लिए रवाना हुए। दोनों वर्ल्ड लीडर कार में कई मुद्दों पर काफी देर तक बातचीत भी करते रहे। होटल पहुंचने के बाद भी दोनों 45 मिनट तक कार में ही बैठे रहे, कार में ही बात करते रहे। मोदी ने इस कार डिप्लोमेसी में ही पुतिन को भारत आने का न्योता भी दे दिया कि आप इंडिया आइए। खबर है कि दोनों नेताओं ने ट्रंप के टैरिफ और उसके उपाय पर बात की है। डिफेंस, ऑयल, ट्रेड पर दोनों देशों में बड़ी डील भी हो सकती है। यह हुई दोनों में बातचीत। अब आपको बताऊं कि सिर्फ इतना नहीं था, ट्रंप इन तस्वीरों को देख रहे थे। पुतिन की वो गाड़ी जिसमें मोदी बैठे थे वो तस्वीर देखिए। यह है पुतिन की वो कार, आलीशान कार, रॉयल्स रॉयस भी कहते हैं इसे रूस की, करोड़ों रुपए इसकी कीमत है।
और इस कार की खासियत क्या है वो आप इससे देख सकते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो गाड़ी है यही गाड़ी किम जोंग को गिफ्ट की थी पुतिन ने। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, पुतिन ड्राइव कर रहे हैं, किम जोंग उन बगल में बैठे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पुतिन ने जब वो गाड़ी किम जोंग को गिफ्ट की है। आइए अब आपको बताता हूं ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी की खासियत क्या है। इस कार में बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है, गाड़ी आ रही है और इस गाड़ी की खासियत मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कार आ रही है, ये आ गई है गाड़ी, ये है एक कार। रूस की ऑरस मोटर्स ने पुतिन के लिए यह खास कार तैयार की है और इसे बनाया है। कार को पुराने जमाने की शाही कार के अंदाज में डिजाइन किया गया है। आपको बताऊं राजसी लुक के साथ इसमें हाईटेक तकनीक भी है और खास इंतजाम भी है। पुतिन की यह बख्तरबंद गाड़ी रूस की रॉयल्स रॉयल्स भी कहलाती है। आपको बताऊं करीब 6 करोड़ रुपए की यह कार है। पुतिन का एक चलता फिरता किला है गाड़ी। पुतिन जहां भी जाते हैं अक्सर इसे अपने साथ लेकर जाते हैं और इस कार में कई परत वाला कवच लगा है और बुलेट प्रूफ शीशे लगे, यानी गोलीबारी और बम धमाकों का पुतिन की इस कार पर कोई असर नहीं होता है। कार में जैविक हमले और आग से बचाने के भी हाईटेक इंतजाम है और इसके टायर ऐसे हैं कि खराब होने पर भी 80 किलोमीटर रफ्तार से भाग सकता है। मतलब ये कार हमले और हादसे में बचाने में बहुत कारगर है। कार के अंदर ऐसी स्क्रीन है जो बाहर की तस्वीर और वीडियो भी दिखाती है, साथ ही इससे आसपास के माहौल का पहले ही पता चल जाता है। इसमें खास कम्युनिकेशन सिस्टम है जिससे कार के अंदर मीटिंग भी संभव है। ये पुतिन की खास कार है तो कई ऐसे खुफिया फीचर हैं जो दुनिया को इसके बारे में नहीं पता है। इस कार को चलाने वाले ड्राइवर भी साधारण नहीं होते हैं। खास ट्रेनिंग के लिए आपको बताऊं कमांडो हैं इसके जो इस कार को चलाते हैं और पुतिन के दौरे से पहले वहां पहुंचकर पूरी तैयारी कर लेते हैं ताकि खतरे के वक्त तुरंत कार को सुरक्षित रास्ते से निकाला जा सके। और इसी मॉडल की कार पुतिन ने कुछ दिन पहले किम जोंग को गिफ्ट की थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं मोदी पुतिन ने इस गाड़ी में लंबी बातचीत की, उसके बाद पुतिन क्या कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम अपने प्रयासों को काफी अच्छे तालमेल से आगे बढ़ाते हैं। यूएन, ब्रिक्स और इस एससीओ की यात्रा में भी यह शामिल है। आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने के रास्ते तलाशने का अच्छा मौका मिला है। और आइए अब आपको दिखाऊं तस्वीर। ये तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये मोदी और पुतिन की बातचीत से पहले की तस्वीर है। मोदी पुतिन बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। ये बायलैटरल टॉक से पहले की तस्वीरें हैं जब दोनों द्विपक्षीय बातचीत के लिए पहुंचे थे। और एक और शानदार तस्वीर है, ये वो आपको दिखाता हूं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। वो ये तस्वीर, पुतिन और मोदी एक दूसरे के गले लग रहे हैं और ये तस्वीर बहुत से लोगों के गले नहीं उतर रही है। दोनों के गले लगने की तस्वीर देख रहे हैं। मोदी और पुतिन की ये जो केमिस्ट्री है ये बहुत मायने रखती है वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसके बहुत मतलब है कि दो नेताओं में व्यक्तिगत तौर पर कैसे संबंध है, कैसे रिश्ते हैं। तो मोदी सोचिए पुतिन से बात कर रहे थे और 2 दिन पहले मोदी की बात किससे हुई, ये देख रहे हैं ज़ेलेंस्की से। यूक्रेन के राष्ट्र अध्यक्ष ज़ेलेंस्की से बात हुई और अब पुतिन से मिले। तो सोचिए जब पुतिन से मिले मोदी तो उन्होंने यूक्रेन जंग की भी जिक्र कर दिया। देखिए क्या कह रहे हैं मोदी। भारत पर 50% टैरिफ के बाद मोदी पुतिन पहली बार एक साथ आए। राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को मेरे प्रिय दोस्त कहकर संबोधित किया है। पुतिन ने दोनों देशों के बीच संबंधों की गहराई पर जोर दिया। भारत रूस की साझेदारी सिद्धांतों पर आधारित है। आज की बातचीत से संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इसी साल दिसंबर में पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। मोदी ने कहा 140 करोड़ भारतीय उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में भारत रूस शिखर सम्मेलन में पुतिन शामिल होंगे। पीएम ने कहा आपसे मिलना हमेशा यादगार रहता है। मोदी ने पुतिन के सामने यूक्रेन से जंग को लेकर लंबी बातचीत की। पीएम ने कहा यूक्रेन संघर्ष पर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हम शांति के लिए किए गए सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत को उम्मीद है कि सभी पक्ष रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। भारत रूस हमेशा कठिन परिस्थितियों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।
मोदी ने कहा संघर्ष जल्द खत्म कर स्थायी शांति का रास्ता निकालना जरूरी है। मोदी पुतिन की बैठक के बाद रूस ने भारत से जल्द बड़े समझौते का ऐलान किया है। दोनों की जब बातचीत हो गई तो सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब सुनना चाहते थे। पुतिन से बातचीत के बाद क्या कहा मोदी ने? इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। सोचिए, जब बड़े बड़े नेता मिल रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में शहबाज शरीफ के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ। एक तस्वीर दिखाऊं। यह तस्वीर थी कल की, जब जिनपिंग और पुतिन जा रहे थे और शहबाज शरीफ एकटक देख रहे थे। फिर वो आगे आए बताने के लिए मैं ही हूं, और पुतिन के पास आकर उन्होंने हाथ मिलाया। पुतिन सीधे जा रहे थे, रुकने वाले नहीं थे, खुद रुके, फिर हाथ मिलाया। आज इससे ज्यादा खराब स्थिति हो गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। आज क्या हुआ? आज मोदी और पुतिन जा रहे थे। शहबाज को देखिए जरा, उनकी नजरें उसी तरफ हैं, उनके जाते हुए देख रहे हैं। अभी शहबाज देख रहे हैं, दोनों ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, ना मोदी ने ना पुतिन ने। जब वो निकल गए तब भी वो देखते रह गए और अकेले खड़े थे, तन्हा। कैसे शहबाज शरीफ ने जगहसाई कराई। पाकिस्तान में भी लोग मजाक बना रहे हैं। चीन के जिस मंच से मोदी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, उसी मंच से शहबाज ने पाकिस्तान की बेइज्जती का रिकॉर्ड बना दिया। एससीओ समिट में अपनी हरकतों से शहबाज की जगहसाई हो रही। मोदी और पुतिन समिट में कुछ बात करते हुए चल रहे थे। शहबाज शरीफ टकटकी लगाए हुए देख रहे थे, मानो ये कह रहे हो कि मैं भी यही हूं, मेरी भी खैर खबर ले लो। लेकिन मोदी पुतिन दोनों ने शहबाज को नजरअंदाज कर दिया। मोदी पूरे समिट में एक भी बार, सोचिए, शहबाज से न मिले, न हाथ मिलाया, न उनकी तरफ आंख उठाकर देखा है और न हाथ आगे बढ़ाया। बैठक में एक और गलती की वजह से शहबाज को ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल एससीओ के सदस्य देशों के झंडे स्टेज पर लगे थे। सभी राष्ट्र अध्यक्षों को अपने देश के झंडे के सामने खड़े होना था, लेकिन शहबाज शरीफ पाकिस्तान के झंडे के सामने नहीं खड़े हुए। वो जाकर उज्बेकिस्तान के झंडे के सामने खड़े हो गए। पाकिस्तानी पीएम के बर्ताव और हरकत से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। इस एससीओ की समिट में एक चीज ऐसी हुई जिसका किसी को अंदाजा नहीं था, किसी को यकीन नहीं था ये हो सकता है। देखिए क्या हुआ। आपको याद होगा पहलगाम अटैक। आज भी लोगों में वही गुस्सा है। इस पहलगाम हमले का मुद्दा पीएम मोदी ने उठाया एससीओ में। आपको याद होगा पिछले दिनों, अगली तस्वीर दिखाऊं, पिछले दिनों राजनाथ सिंह साहब गए थे और राजनाथ सिंह साहब जब एससीओ की समिट में थे, वहां घोषणा पत्र में आतंकवाद का जिक्र नहीं था। उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। इस एससीओ की समिट में दूसरे देशों के भी रक्षा मंत्री थे। राजनाथ सिंह ने जैसे ही नोट देखा और देखा आतंकवाद का जिक्र नहीं है, पहलगाम का जिक्र नहीं है, उन्होंने साइन नहीं किया। लेकिन आज देखिए क्या हुआ, जो भारतीयों के लिए फख्र करने की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ में थे, आतंकवाद का भी जिक्र था, घोषणा पत्र में पहलगाम का भी जिक्र था और उसकी निंदा भी की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ के सामने खरी खरी सुनाई, न सिर्फ आतंकवाद पर बल्कि पहलगाम पर। पाकिस्तानी पीएम शहबाज की मौजूदगी में जमकर पीएम मोदी ने सुनाया। मोदी ने आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया है। शहबाज शरीफ देख रहे थे। एससीओ की बैठक में मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र किया। भारत आतंकवाद को पिछले 4 दशकों से झेल रहा है। आतंकवाद को खुला समर्थन देने पर मोदी ने पाक को घेरा है। एससीओ की बैठक में मोदी
की धमक साफ साफ नजर आई। एससीओ के साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा सोचिए इस बैठक में की गई, जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता थे। शहबाज शरीफ के सामने आतंक के खिलाफ लड़ाई का संकल्प लिया गया। हमले के दोषियों और मददगारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। इससे पहले चीन में ही पहलगाम का मुद्दा शामिल नहीं किया गया था। तब बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने साइन करने से इनकार कर दिया था। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। वहीं पाकिस्तानी पीएम ने सिंधु जल संधि सस्पेंड करने का सवाल उठाया। जी हां, शहबाज शरीफ एससीओ में सोचिए रो पड़े और जो भारत ने जल संधि स्थगित की है उसका मुद्दा वहां उठाया। कहा साथ ही पाकिस्तान में बाढ़ से फसलों को नुकसान हो रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को करीबी दोस्त चीन का भी समर्थन एससीओ में नहीं मिला। यह हाल था पाकिस्तान का चीन की मेजबानी में हुई बैठक में पहलगाम और आतंकवाद का जिक्र हुआ है। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। शहबाज शरीफ सुन रहे थे और पीएम मोदी आतंकवाद पर धज्जियां उड़ा रहे थे। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं हुई। तो सोचिए जरा, शहबाज शरीफ की एससीओ में पिटाई हो रही थी और उनके जिगरी यार डोनाल्ड ट्रंप कहां थे? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठकर देख सब रहे थे। क्यों कह रहा हूं? उनकी नजर इन तस्वीरों पर भी थी। ये जो बातचीत हो रही थी मोदी, पुतिन, जिनपिंग के बीच, इन तस्वीरों को ट्रंप देख रहे थे। ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, आगे आपको बताऊंगा ट्रंप ने क्या सफाई दी है। लंबी बातचीत हुई इन नेताओं के बीच और ये तस्वीरें देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया है। यह है डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। ट्रंप सफाई दे रहे हैं, यानी एक तरफ देख रहे हैं कि भारत जिनपिंग की तरफ, पुतिन की तरफ करीबी बढ़ रही है, इसलिए पुतिन को यह सफाई देनी पड़ी कि टैरिफ मैंने ऐसे ही नहीं लगाया है। बताऊंगा क्या लिख रहे हैं। सिर्फ ट्रंप नहीं लिख रहे हैं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ट्रंप के अलावा ट्रंप के करीबी रूबियो, विदेश मंत्री है अमेरिका के, इन्होंने भी ट्वीट कर दिया। आज इनका स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं थी। जब पीएम मोदी जिनपिंग, पुतिन से मिल रहे हैं तो विदेश मंत्री को लिखने की क्या जरूरत है अमेरिका की। अगली तस्वीर देखिए। खुद रूबियो ने ट्वीट कर दिया है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती बहुत अच्छी है और अच्छी रहे। इस वक्त कोई स्थिति नहीं थी इस तरह की बात लिखने का। सिर्फ इन्होंने नहीं, अगली तस्वीर देखिए। अमेरिकी दूतावास ने भी ट्वीट कर दिया भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर। अब इसी से आपको अंदाजा होगा कि ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, इन तस्वीरों के मायने क्या है, इसका असर कहां तक हो रहा है। बेशक ये तस्वीरें चीन की हैं, लेकिन इसके असरात अमेरिका तक दिख रहे हैं। जो ट्रंप और अमेरिका भारत को टैरिफ और बैन की धमकी दे रहे थे, वही ट्रंप अब टैरिफ और भारत से रिश्तों पर सफाई दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा लोगों को लगता है कि अमेरिका का भारत से ज्यादा कारोबार नहीं है, लेकिन सच यह है कि हमारे साथ भारत का बहुत बड़ा व्यापार है। पूरी दुनिया में भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा सामान बेचता है। भारत पर हम इतना टैरिफ लगाता है हम पर कि हम वहां अपना सामान बेच नहीं पाते हैं। हमने बस इस एक तरफा टैरिफ के खिलाफ कदम उठाया है। ट्रंप के करीबी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बड़ा बयान दिया। रूबियो ने कहा भारत अमेरिका की दोस्ती आपसी सहयोग का आधार है। दोनों देशों के बीच मित्रता हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी, क्योंकि हम अपने आर्थिक संबंधों की अपार संभावनाओं को समझते हैं। विदेश मंत्री के साथ अमेरिकी दूतावास भी अब गहरी दोस्ती की बात कर रहा है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि भारत अमेरिका साझेदारी नई ऊंचाइयों पर जा रही है। यह साझेदारी 21वीं सदी का मजबूत और निर्णायक रिश्ता है। यह साझेदारी सिर्फ राजनयिक या आर्थिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों की जनता के बीच लंबे समय से बनी दोस्ती पर आधारित है। सोचिए
कि आखिर यह बयान क्यों देना पड़ा, अमेरिका को, ट्रंप को ये ट्वीट करना पड़ा। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी को सुनिए। सिनर्जी डेवलप होगी बिटवीन इंडिया, चाइना और रशिया, वो इस कदर होगी कि मामला एक बिल्कुल बहुत सीरियस टर्न ले लेगा। यहाँ ही नहीं, अब उनको ईरान का भी सपोर्ट मिल रहा है और कंट्रीज का सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी ट्रंप को पता चल गया है कि अगर इंडिया चाइना क्लोज आ जाते हैं और अपने उनके डिफरेंसेस दब जाते हैं, तो नॉट ओनली लद्दाख और अरुणाचल बट साउथ चाइना सी में भी जो बात चल रही है विद इंडियन इन्फ्लुएंस, ये सारा का सारा एकदम खत्म होने लग जाएगा और जो क्वाड का अरेंजमेंट है वो फीका पड़ने लग जाएगा। एक्सपर्ट्स को आप सुन रहे हैं, लेकिन सोचिए जरा, ट्रंप जो ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं उसके पीछे दिमाग किसका है? एक शख्स है जिसने आज ऊटपटांग हरकतों में सारी सीमाएं लांघ गया है। कौन है वो? ये है जिन्हें आप देख रहे हैं, पीटर नवारो। ट्रंप के करीबी हैं, ट्रंप का ब्रेन कह सकते हैं, सीपीयू कह सकते हैं, क्योंकि उनके सलाहकार हैं। रूबियो अब कह रहे हैं कि भारत ने जो रूस से तेल खरीदा है उसका फायदा हिंदुस्तान के ब्राह्मणों को हो रहा है। आपको सुनकर भी लगेगा ये उल जलूल बात है, लेकिन ट्रंप के करीबी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोदी के चीन दौरे और जिनपिंग पुतिन मुलाकात पर ट्रंप चुप है और ट्रंप के व्यापार सलाहकार बेतुके बयान दे रहे हैं। पीटर नवारो ने रूसी तेल खरीदने पर मुनाफाखोरी का आरोप मढ़ा है। कहा भारतीय ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं और कीमत भारत चुका रहा है। तो क्या ट्रंप के सलाहकार भारत में जातीय हिंसा कराना चाहते हैं? भारत रूस से तेल खरीदकर उसे यूक्रेन पर हमला करने के लिए पैसे दे रहा है, इसलिए भारत ज्यादा टैरिफ झेल रहा है और नुकसान आम भारतीयों को हो रहा है। पीटर नवारो ने भारत को रूस की धुलाई मशीन भी बता दिया था। नवारो ने आरोप लगाया कि भारत न सिर्फ व्यापार असंतुलन बढ़ा रहा है बल्कि ऐसे गठजोड़ भी मजबूत कर रहा है जो अमेरिका के हितों के खिलाफ हैं। ये पीटर नवारो हैं जिन्होंने रूस यूक्रेन जंग को मोदी का वॉर बताया था। नवारो ने भारत पर रूस की फंडिंग का आरोप लगाया था। कहा था हमारे यहां नौकरियां खतरे में हैं, कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। नवारो ने भारत को टैरिफ का महाराजा कहा था। भारत के रूस और चीन से रिश्ते को दुनिया के लिए खतरनाक बताया था। अब सुनिए जरा नवारो साहब क्या कह रहे हैं और उनको निशिकांत दुबे जवाब दे रहे हैं। मोदी एक महान नेता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो पुतिन और शी जिनपिंग के नजदीक क्यों जा रहे हैं, जबकि भारत स्वयं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय कृपया ये समझे कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। नवारो साहब को तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब 21वीं सदी में आए। अभी भी शायद वो 19वीं सदी में फंसे हुए हैं। वो ब्राह्मण उनको बोल रहे हैं जो इकोनॉमिक टीयर्स में सबसे ऊपर हो। तो सबसे ज़्यादा कैपिटलिज्म की पीक तो अमेरिका में है, सबसे ज़्यादा तो इकोनॉमिक ब्राह्मण वहाँ होंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको अभी के देश की, अभी की भारत के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं। पीटर नवारो का ब्राह्मणों के बारे में बयान तथ्यात्मक रूप से गलत, सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील और भारत के आर्थिक निर्णयों के संदर्भ में अप्रासंगिक है। अमेरिका के नवारो का यह बयान भारत अमेरिकी संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा करने का प्रयास प्रतीत होता है। इस तरह की बेबुनियाद बयान अमेरिका को नहीं देना चाहिए। तो भारतीय सियासतदानों को आप सुन रहे थे जो नवारो को जवाब दे रहे थे। अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से रवाना हो गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब चीन से भारत के लिए रवाना हुए और भारत लैंड भी कर चुके हैं पीएम मोदी। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री वहां से रवाना हो गए और भारत में सियासत हो रही है। भारत में क्या हो रहा है ये आपको बताता हूं। पवन खेड़ा साहब को आप देख रहे हैं। पवन खेड़ा साहब ने कहा जो चीन पहले पाक के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचता था वो आज पीएम मोदी का दोस्त कैसे बन गया है। मोदी और सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं ये नया भारत है जो किसी की धमकी और दादागिरी नहीं सुनता है। पीएम हर मंच और हर कदम से ये साफ कह रहे हैं
कि देश के हितों से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं फोटो सेशन नहीं, असली मुद्दों पर जवाब चाहिए। चीन ने पाक को ऑपरेशन सिंदूर में समर्थन क्यों दिया और अफगानिस्तान तक चीन कैसे सीपीसी विस्तार कर रहा है, इस पर सरकार की ओर से कोई साफ जवाब नहीं मिला है। सुप्रिया सुले कह रही है मोदी जिस नीति को लेकर नेहरू जी और इंदिरा जी की आलोचना करते थे वही दिशा अब खुद उनकी सरकार ने पकड़ ली है। रूस, चीन और भारत की भागीदारी कोई नई बात नहीं है, यह दशकों पुरानी और बहुत अच्छी परंपरा है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं हताशा में रहने वाले लोगों को हर चीज में शंका नजर आती है। भारत आर्थिक रूप से कितना मजबूत है इसके आंकड़े सामने आ गए हैं और मोदी ने यह भी दिखा दिया है कि भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। विकल्प यानी कि अगर ट्रंप साथ नहीं है तो दूसरे दोस्त साथ हैं। सुनिए सियासतदानों को। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चीन ने कितना पालन किया है आप मुझे बताइए। तो मुझे लगता है कि आज जो हालत है इस समय उसमें चीन के साथ कोई भी कदम मैं फिर दोहरा रहा हूं बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना। जो कल तक चाइना का भोज खाते थे वो आज चिल्ला रहे हैं मोदी जी पर। मोदी जी ने सारे देशों ने पाक को दरकिनार किया और पाक के हमला की निंदा की। कोई भी निर्णय लेते हैं भारत के हित में लेते हैं, भारत के हित के सिवा कुछ नहीं होता। जो चीन अभी पाकिस्तान के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर में लड़ रहा था भारत से, आज वो मोदी जी का दोस्त हो गया। दोस्ती निभाइए, जो करना करिए, आपकी कुछ मजबूरियां हैं, चीन के पास आपका कुछ होगा जो आप डरते हैं उससे, हम नहीं जानते। लेकिन ये कह देना कि चीन भी आतंकवाद का शिकार है और हम मिलकर लड़ेंगे, इससे ज्यादा शर्मनाक बयान और कोई नहीं। अब दुनिया का कोई दादा ये ना सोचे कि भारत को आंख दिखा दी तो वो झुक जाएगा। आज का भारत आंखों में आंख डाल के बात करता है। श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। जब हमसे ऐसा समझौता करना चाहा जो हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ था, जो हमारे किसानों के खिलाफ था, मछुआरों के खिलाफ था, पशुपालकों के खिलाफ था, तो हमने कह दिया कि ऐसा समझौता नहीं होगा, नहीं होगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है मायानगरी मुंबई से। मुंबई में क्या हो रहा है? मराठा आंदोलन से मुंबई लॉक हो गया है। पिछले 4 दिनों से मनोज जरांगे आंदोलन पर बैठे हैं। मुंबई में तस्वीर आप देख रहे हैं, आमरण उपोषण पर है। अब कहा जा रहा है पानी पीना भी बंद कर दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी है, उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं मुंबई में बसों को तोड़फोड़ की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शीशे तोड़ डाले हैं, हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया। ये आप देख रहे हैं बसों के अंदर तोड़फोड़ हो रही है, मारपीट हो रही है। अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीर है सीएसटी की। सीएसटी पर प्रदर्शन हो रहा है, सबसे व्यस्तम जगह है, जहां से बड़ा ट्रैफिक निकलता है, वहां ये भारी जाम है। मुंबई के लोगों के लिए बहुत मुश्किलें पेश आई आज। नहीं, आपको दिखाता हूं कि ये लोग सीएसटी स्टेशन में घुस गए, ट्रेनें रोक दी और प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए। ये ट्रेन के आगे खड़े हो गए, गाड़ी आगे नहीं जाने दे रहे हैं। मुंबई की लोकल रोक रखी है। उसके बाद देखिए क्या किया स्टेशन पर। स्टेशन पे ही हंगामा शुरू कर दिया।
सोचिए, मुंबई की लाइफलाइन, मुंबई की रफ्तार समझे जाने वाली मुंबई की लोकल को रोक दिया गया, तब लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा और नाराजगी, और प्लेटफॉर्म पर ही लेट गए। ये हाल था प्रदर्शनकारियों का। उसके अलावा मुंबई की तस्वीर देखिए, जब मुंबई में लोग, आज तो एक तो सोमवार था, जब लोग निकले तो एक साइड आपको नजर आ रहा है, चारों तरफ जाम ही जाम दिख रहा है। लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ा। फौरन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक बुलाई, मंत्रियों के साथ बैठक की है फडणवीस ने कि इस हालात से कैसे निपटना है, क्या कदम उठाए जाने हैं। मराठा आरक्षण को लेकर जारी आंदोलन ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सुबह घर से ऑफिस निकले तो लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। सीएसटी से लेकर ठाणे और विरार सहित कई इलाकों में ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा। इस वजह से लोगों को 10 मिनट का रास्ता पूरा करने में घंटों लग गए। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को हालात संभालने के लिए उतारा गया। मराठा आरक्षण आंदोलन नेता मनोज जरांगे ने कहा कि वादे नहीं, ठोस कदम अब जरूरी है। अब देखिए क्या मांग है जरांगे की। और ओबीसी आरक्षण में, ओबीसी के अंदर आरक्षण मिले, लेकिन ओबीसी नेता इसके खिलाफ हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। मनोज जरांगे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। मुंबई के आजाद मैदान में जरांगे की भूख हड़ताल हो रही है। मराठा समाज को 10% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मांग है कि मराठों को कुणबी के रूप में मान्यता देने की मांग है। ओबीसी के तहत 10% आरक्षण देने की डिमांड कर रहे हैं। रिकॉर्ड को आधार बनाते हुए सरकारी आदेश जारी हो, नौकरी शिक्षा में मराठा समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण मिले। जरांगे की मांग का महाराष्ट्र के ओबीसी संगठन विरोध कर रहे हैं। छगन भुजबल की अध्यक्षता में ओबीसी संगठनों की बैठक हुई है। भुजबल महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय के प्रभावशाली नेता हैं। ओबीसी संगठनों ने ओबीसी कोटे से आरक्षण देने का विरोध किया है। ओबीसी में शामिल कुणबी समाज और मराठा के एक नहीं होने की दलील दी गई है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जरांगे के साथ जो प्रदर्शनकारी वो क्या कह रहे हैं। नहीं, आज हम एक आए हैं और 2 दिन रहेंगे तो ये क्या घर से 4 लोग आएंगे मुंबई में और रास्ता जाम करेंगे। ये सरकार कोई भी चक्का नहीं हिलने देंगे। हम झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आप जाके ग्राउंड लेवल पे देखिए, आप देखिए खुद, आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए। ये कोई भी सुविधा नहीं की गई है आपके लिए। कुछ इधर का कैशिंग सब बंद कर दिया। हिसाब से कुछ नहीं जो किया है वो मराठा समाज के लोगों ने वो एक आह्वान पे यहाँ पे जो आज 50-100 ट्रक का खाना लाके वो यहाँ लाइन पे। और मराठा आरक्षण का मामला कोर्ट पहुंच चुका है। और न सिर्फ ये मामला बल्कि मुंबई को लॉक और ब्लॉक करने का मामला कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट सख्त नजर आया। दरअसल मराठा आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुंबई की स्थिति को देखते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की गई। पहले 9 तारीख को मामले की सुनवाई होनी थी। हाईकोर्ट ने कल दोपहर तक सड़कें खाली करने को कहा है। प्रदर्शन में सिर्फ 5000 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। बाकी लोगों को मुंबई की सड़कों से हटने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान अदालत में जज ने एक रील दिखाई, इस तरह की रील जो आप देख रहे हैं। कोर्ट ने कहा ये तो सिग्नल पर नाच रहे हैं। पिछले आदेश का पालन नहीं करने से कोर्ट बहुत नाराज था। कोर्ट ने साफ कहा जरांगे के नेतृत्व में प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो। मनोज जरांगे आजाद मैदान से नहीं हटने की धमकी दे चुके हैं। मनोज जरांगे इसे आखिरी लड़ाई बता चुके हैं। मांगे नहीं मानी गई तो 5 करोड़ से ज्यादा लोग मुंबई आएंगे। कोर्ट में कल भी इस मामले की सुनवाई होनी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। छगन भुजबल ओबीसी के नेता हैं। उन्होंने भी आज बैठक की है क्योंकि वो जरांगे वाले आरक्षण के विरोध में, जरांगे ओबीसी में ही आरक्षण चाहते हैं। क्या कहना चाहिए? हमने आज मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, उप मुख्यमंत्री, उनसे भी दरख्वास्त की कि ये नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर अन्याय न होगा। आप और किसको क्या देते हैं, हम इसके बीच में नहीं आना चाहते हैं। हमारे इसमें जो गैर कानूनी ढंग से जो है कोई अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जरांगे पार्टी साहब को कि इन्होंने क्या यूनिटी बनाई और आए इन्होंने पूरे मुंबई की जो है ना ट्रैफिक धर्म भरम हो गया, सरकार को पसीने आ गए
और सरकार जो है कैबिनेट मीटिंग ले रही है, सोच रही है कैसे दिया जाए। ये पहले सोचना था सरकार को ना। मेरी पहले दिन से मांग है कि ये लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए। इतना बड़ा मैंडेट इस सरकार को मिला है। मेरी बड़ी विनम्रता से मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री से विनती है कि आप चर्चा करवाइए, अर्जेंटली निर्णय लीजिए और अगर सबका साथ है तो इन्हीं का लाइन है ना, सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास करिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको महाराष्ट्र से लिए चलता हूं बिहार में दिलचस्प सियासत हो रही है। एटम के बाद राहुल का हाइड्रोजन बम आ गया है। राहुल ने पहले कहा था एटम बम फोड़ेंगे, अब हाइड्रोजन बम की बात की है। राहुल की यात्रा का आज आखिरी दिन था, यानी समापन था। वोटर अधिकार यात्रा का एक ड्रोन तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल की इस यात्रा में दूसरे नेता भी आकर शामिल हो रहे थे। आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन राहुल गांधी के साथ गाड़ी में सवार थे इस यात्रा में। हेमंत सोरेन आपको बीच में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो नेता ने, कार्यकर्ता ने पीएम मोदी की माताजी को अपशब्द कहे थे, उस पर आज रांची में प्रदर्शन हुआ। आइए आपको बताऊं राहुल गांधी आखिर कौन सा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, क्या है उनके हाइड्रोजन बम में। दरअसल राहुल की वोटर अधिकार यात्रा आज पटना में खत्म हुई। राहुल ने इस दौरान वोट चोरी को लेकर बड़ा दावा किया। हाइड्रोजन बम आ रहा है, बीजेपी के लोग तैयार हो जाओ। हाइड्रोजन बम के बाद मोदी जी अपना चेहरा देश को नहीं दिखा पाएंगे। राहुल ने पहले वोट चोरी पर एटम बम फोड़ने का दावा किया था। राहुल ने इस दौरान एक वोटर के नाम कई जगह होने का दावा किया। राहुल के एटम बम के बाद हाइड्रोजन वाले बयान पर बीजेपी ने घेरा है। कर्नाटक में जो एटम बम बना था वो तो फुस हो गया है, वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला है। अभी तो दुनिया में भी हाइड्रोजन बम नहीं फूटा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा विपक्ष के नेता पद की गरिमा होती है उसकी कोई। एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है? रविशंकर प्रसाद ने पूछा। हलफनामे पर राहुल आखिर चुप क्यों हैं? राहुल गांधी इससे क्यों भाग रहे हैं? हलफनामे में झूठ बोलने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सुनिए जरा राहुल का हाइड्रोजन बम अटैक और बीजेपी के नेता का जवाब। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। उन्होंने कहा मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। राहुल गांधी जी क्या हो गया है? इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? Why you are demeaning yourself as the leader of opposition? आप विपक्ष के नेता पद पर बैठे हैं। लोकसभा गरिमा में पद होता है, वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। अब देखिए जरा रविशंकर प्रसाद साहब ने जवाब दिया, लेकिन राहुल गांधी ने लगभग 16 दिन यात्रा की। इस यात्रा का सार क्या निकला? राहुल गांधी को इस यात्रा से क्या मिला? ये आप पीछे देख रहे हैं उस यात्रा का मैप, इस यात्रा का रूट मैप। 110 जिलों पर कैसी स्थिति है? राहुल ने तेजस्वी के साथ 25 जिलों में यात्रा की। वोटर अधिकार यात्रा के तहत 1300 किलोमीटर की दूरी तय की।
17 अगस्त को सासाराम से यात्रा शुरू हुई। आज पटना में इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए। राहुल तेजस्वी के साथ खड़गे, हेमंत सोरेन मौजूद थे। ममता बनर्जी नहीं आई, लेकिन टीएमसी के सांसद मौजूद थे। इस दौरान 110 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर किया गया। 110 सीटों पर महागठबंधन की स्थिति कमजोर है। एनडीए का इसमें से 80 सीटों पर भी ही असर है, जबकि महागठबंधन के पास सिर्फ 30 सीटें। यह है स्थिति इन सीटों की। आइए अब आपको सुनवाता हूं सियासतदान इस यात्रा पर क्या कह रहे हैं। फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में, ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। उन्होंने किसको ले गए? रेवंत रेड्डी को, जो बिहार को गाली देने का काम किया था, बिहार के डीएनए को चैलेंज किया था। ये किसको ले गए? स्टालिन को, जो स्टालिन हिंदुओं को गाली दिया था, जो स्टालिन का खानदान बिहारियों को गाली दिया था। अब बताइए बिहार क्या ये अपमान बर्दाश्त करेगा? षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तरह तरह तरीके से वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। मुझे भी कई दिनों तक जेल में डाल दिया। लोकसभा हमें जेल से ही अंदर लड़ना पड़ा, नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने दिया। गाली गलौज यात्रा शुरू किया, इस पर माफी मांगेंगे क्या? माफी मांगकर बिहार की जनता को बताने का काम कीजिए, नहीं तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चंगेज खां जैसा शासक देश पे राज करता है, तब राहुल गांधी जी जैसा क्रांतिवीर कर्मवीर पैदा लेता है। तो रहिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, हिला देने वाली। भूकंप से धरती हिल गई और 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान की। भूकंप से अफगानिस्तान हिल गया है। तस्वीरें हिला देने वाली हैं, क्योंकि सोते वक्त भूकंप आया। पूरा अफगानिस्तान सो रहा था। जलालाबाद में आप देख रहे हैं धरती कांप रही थी। सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसमें तस्वीरें कैद हुई हैं और साफ नजर आ रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए इसे जरा। साफ नजर आ रहा है किस तरह से वहां कंपन हो रहा है। और उसके बाद सोचिए, लोग सो रहे थे जिस वक्त भूकंप आया है, यानी सोते वक्त ही पूरी इमारतें जमींदोज हो गई। लोग अंदर ही दब गए, लोगों को फौरन निकाला गया। इमारत के मलबे में लोग दबे हुए, जद्दोजहद हो रही है अपनों को बचाने की। और इस तबाही के बाद जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके आंखों में आंसू हैं। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मासूम बच्चे को आप देख रहे हैं। ये तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो घर जमींदोज हुए हैं। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं, क्योंकि वहां प्रभावित इलाकों तक गाड़ियां नहीं पहुंच सकती थी। जो घायल थे उन्हें फौरन अस्पतालों में पहुंचाया गया। देखिए अफगानिस्तान में हालात क्या हैं। दरअसल रविवार आधी रात को अचानक भूकंप आया अफगानिस्तान में। इसकी तीव्रता 6 रिक्टर स्केल पर मापी गई और उसने तबाही मचाई है। ये तबाही की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं पीछे जो आप देख रहे हैं। भूकंप में 800 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2500 लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान में जब भूकंप आया तब लोग घरों में सो रहे थे। उस वक्त
इसी वजह से वो इमारतों के मलबे में दब गए और उनकी मौत हो गई। जलालाबाद शहर में रात भर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों का कहना यह है कि मृतकों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। भूकंप का केंद्र जलालाबाद शहर से करीब 2700 किलोमीटर दूर था। सबसे ज्यादा तबाही 27 किलोमीटर दूर था। सबसे ज्यादा तबाही जलालाबाद के पास स्थित कुनार प्रांत में हुई है। दावा है कि यहां पर कई गांव भूकंप की वजह से खत्म हो गए हैं और ये दोनों इलाके जलालाबाद कुनार पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद हैं। पाक के खैबर पख्तूनख्वा पंजाब प्रांत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल तालिबान सरकार लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में भूकंप को लेकर संवेदना जाहिर की है। उन्होंने हर संभव मदद और राहत प्रदान करने का भरोसा भी दिया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अफगानिस्तान के प्रवक्ता। हमारे पास कुनार में 800 लोगों के मारे जाने और 2500 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। ये विवरण अभी के लिए हैं, क्योंकि ये संख्या बढ़ सकती है। विभिन्न क्षेत्रों में बचाव काम चल रहा है और हमारे कुछ ठिकानों पर कठिन हालात की वजह से बचाव दल को मुश्किलें हो रही हैं। हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पहुंचे थे, लेकिन सड़क मार्ग से नहीं पहुंच पाए क्योंकि रास्ता बहुत मुश्किल है और कुछ गांव ऐसे हैं जहां घायलों और मृतकों को अभी भी मलबे से निकाला जा रहा है, इसलिए ये संख्या और बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी मिली अफगानिस्तान में भूकंप आया, उन्होंने भी दुख जताया और उसके बाद भारत की तरफ से अफगानिस्तान को मदद की खेप भेजी जा रही है। जलालाबाद के लिए खेप रवाना हुई है जिससे लोगों को कुछ राहत जरूर मिले। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं इंडोनेशिया की संसद में आग लगा दी गई है। आखिर क्या हो रहा है? इंडोनेशिया में कौन लगा रहा है आग और क्यों लगी है आग? तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये प्रदर्शन की तस्वीरें इंडोनेशिया की आप देख रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरे हैं, पुलिस पर हमला किया, गाड़ियां तोड़ दी। अगली तस्वीर देखिए, लोगों ने आगजनी की है, गाड़ियां फूंक डाली हैं, घरों में आग लगा दी है। सरकारी इमारत में भी आग लगा दी है। तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरी इमारत में आग लगा दी। Waduh, Allahu Akbar. Oh my, ya Allah. और आइए अब आपको बताऊं, इंडोनेशिया में जो आग लगी है इसके पीछे वजह क्या है। दरअसल इंडोनेशिया में बेकाबू प्रदर्शन का सिलसिला एक हफ्ता पहले शुरू हुआ, लेकिन अब यह धीरे धीरे पूरे देश में फैल चुका है। शुक्रवार रात प्रदर्शनकारियों ने मकासर शहर की संसद में आग लगा दी। इससे 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य घायल हो गए। इस समय राजधानी जकार्ता समेत इंडोनेशिया के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे रोकने के लिए वहां की पुलिस बल का प्रयोग हो रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में अब तक 6 छात्रों की मौत हुई है, जिससे प्रदर्शनकारियों में सरकार और पुलिस के खिलाफ आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल इंडोनेशिया के लोग सांसदों की सैलरी बढ़ने का विरोध कर रहे हैं। सांसदों के लिए 2,69,000 रुपए सरकार ने भत्ता तय किया, जो कि जकार्ता के न्यूनतम वेतन से 10 गुना ज्यादा है। इससे लोगों में गुस्सा और भड़क गया और हालात अब बेकाबू हो गए। लोगों का कहना है जब देश के बड़े हिस्से में महंगाई बेरोजगारी है, तब नेताओं को इस तरह का भारी भत्ता देना गलत और अपमानजनक है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं क्या है आज लाइफ का फंडा, जो आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल जो लोग बहुत मेहनत करते हैं और न सिर्फ मेहनत करते हैं बल्कि जो लोग ये कहते हैं, कई बार ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते थे लेकिन ऐसा कर नहीं सके। कभी कभी किस्मत और हालात वो परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते हैं। इसी तरह आपको बताऊं कि एक शख्स जिसे दिखाई नहीं देता था, उसने 600 करोड़ की संपत्ति बना ली। श्रीकांत ऐसे लोगों के लिए नजीर हैं जो साधन और सुविधाओं की कमी का रोना रोते हैं। श्रीकांत का नेत्रहीन होने के चलते मजाक उड़ाया गया। अपनी मेहनत और लगन से अपनी कहानी उन्होंने खुद लिखी। पढ़ाई में इतने तेज थे कि 12वीं तक हर साल टॉपर बने, फिर भी
देश के किसी IIT संस्थान ने दाखिला नहीं दिया। श्रीकांत ने एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, तभी अमेरिका के MIT ने उन्हें पढ़ने के लिए बुलाया। अमेरिका में मैनेजमेंट साइंस पढ़ने वाले वो पहले ब्लाइंड स्टूडेंट थे। उन्हें कई विदेशी कंपनियों में नौकरी के ऑफर मिले, लेकिन श्रीकांत भारत लौटे और यहां एक कंपनी खोली। आज वो 600 करोड़ रुपए के मालिक हैं और दुनिया के पहले नेत्रहीन CEO हैं। श्रीकांत ने 600 नेत्रहीनों को काम दिया और दुनिया को जिंदगी का एक बड़ा फंडा। अगर आपको अपनी जिंदगी की जंग जीतनी है तो धैर्य रखिए और खुद को कभी कमजोर मत मानिए। लगातार कोशिश करते रहने से कामयाबी जरूर मिलती है। बहरहाल, खास पेशकश में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।